अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हमारा आज का प्रोग्राम है पाकिस्तान अफेयर्स। वीकली प्रोग्राम आप हर हफ्ते देखते हैं और हमारे साथ हस्ब मामूल में मौजूद हैं जनाब एजाज़ सैयद साहब। एजाज़ सैयद, आज हमारे जो प्रोग्राम के जिन पर हम बात करेंगे, गुज़श्ता जो एक हफ़्ते के दौरान अहम वाक़यात हुए हैं उन पर आज हम बात करेंगे। एक बड़ा हालिया वाक़या हुआ जिसका ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैन-अक़वामी सतह भी बड़ा उसका जिक्र हो रहा है। वो लाहौर में वो जो एक पुरअसरार धमाका हुआ और ये कहा जा रहा है कि जी वो हाफिज़ सईद साहब के घर के बाहर हुआ है। इसके हवाले से क्या इत्तलात हैं आपके पास? राय साहब बहुत शुक्रिया। हमारे करंट अफेयर्स पे लोगों को बड़ी दिलचस्पी होती है, लेकिन राय साहब मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ करंट अफेयर्स के साथ अफेयर्स पे भी लोगों को बड़ी दिलचस्पी होती है, जिस पे हम बात कम करते हैं। ये जो जिक्र आपने किया, हाफिज़ सईद साहब पे अटैक हुआ है और हाफिज़ सईद साहब पे अटैक बड़ा अहम है। वो इस एतबार से अहम है कि हाफिज़ सईद साहब को कमोबेश 11 साल गुजारने हैं जेल के अंदर। मुख्तलिफ सज़ाएँ उनको हो चुकी हैं। सज़ाओं की मुद्दत तो बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन चूँकि सज़ाएँ इकट्ठी चल रही हैं तो 11 साल वो जेल में रहेंगे। हाफिज़ सईद साहब के घर के पास एक गाड़ी आके खड़ी होती है, जौहर टाउन में उनका घर है, और गाड़ी जिस जगह पे खड़ी होती है उससे 5 घरों के फासले पर है हाफिज़ सईद साहब का अपना घर। जिस जगह पे गाड़ी खड़ी हुई है उससे थोड़े साथ ही फासले पर पुलिस की एक पिकेट लगी हुई है, सिक्योरिटी लगी हुई है। बात यह है राय साहब के लोगों का ये कहना है कि हाफिज़ सईद साहब को बाज़ औक़ात परमिशन मिल जाया करती थी कि शायद वो घर पे भी चला जाए, कि इस बात की कोई तस्दीक नहीं हुई। लेकिन जो हाफिज़ सईद साहब की फ़ैमिली के लोगों से मेरी बात हुई है, उनका बताना ये था कि हाफिज़ साहब बदस्तूर जेल में हैं। 19 जुलाई 2019 से जब से वो अप्रैल 2020 से गालिबन वो जेल में है, जब से उनको गिरफ़्तार किया गया है। उस रोज़ एक गाड़ी आके खड़ी हुई, जो ही वो धमाका होता है उसमें 3 अफराद जाँ बहक होते हैं, 2 पुलिस वाले हैं और एक बच्चा है पड़ोस का। सबसे पहले तो ये है कि ये टारगेट क्यों किया गया। आईजी पंजाब वहाँ पर पहुँचे और आईजी पंजाब ने दबे लफ्ज़ों में एक बात कही कि टारगेट हाई वैल्यू था। तो इसका मतलब ये है, जो मुझे समझ में आया, कि वहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट मौजूद था और जेल हुकाम के पास इस बात की पावर होती है कि वो किसी भी जगह को सब जेल करार दे दें और वहाँ पर किसी भी प्रिजनर को वो रख सकें। तो इसका मतलब तो ये है कि हाफिज़ सईद साहब वहाँ पर मौजूद थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ करें अगर हाफिज़ सईद वहाँ पर मौजूद नहीं भी थे, उसके बावजूद वहाँ पर अटैक क्यों होता है। ये वो जगह है राय साहब की इत्तेफाक से जौहर टाउन मेरा बड़ा आना जाना रहता है, तो ये वो जगह है जहाँ पर इसी जमात के, यानी कि जमात-उद-दावा जिसे दुनिया लश्कर तैयबा के नाम से जानती है, जो कि पाकिस्तान ने कलअदम करार दे रखी है, इसी जमात के जो बाकी अहम लीडर्स किसी ज़माने में रहे, क्योंकि जमात तो ख़त्म हो गई, वो यहाँ पर रहते हैं। हाफिज़ सईद साहब का बेटा तला सईद वो यहाँ पे रहता है इसी इलाके में, उसी पुलिस पिकेट के साथ। फिर अब्दुर्रहमान मक्की साहब जो कि हाफिज़ सईद साहब के बड़े करीबी जाने जाते थे, वो वहाँ पर रहते हैं। तो इस जगह को टारगेट करना ये किसी आम आदमी का काम नहीं है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जैसे कि ऐसी इतलात आई हैं कि जी जिस वक्त ये वाक़या हुआ उस वक्त हाफिज़ सईद साहब अपने घर में मौजूद थे, तो क्या इस हवाले से भी आपके पास कोई तस्दीक हो सकी है कि हाफिज़ सईद साहब वहाँ पर इस वक्त मौजूद थे या नहीं थे? अगर थे तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिन्होंने भी ये कार्रवाई की उनके पास इतलात का सिस्टम, तो इसका मतलब बड़ा मजबूत है। मेरे पास इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि हाफिज़ सईद साहब वहाँ पर मौजूद थे या नहीं, लेकिन जो लोकल लोग वहाँ पर बात करते हैं, मैंने उनकी आपको बात बताई है कि सिक्योरिटी के जो सूरत हाल वो देखते हैं। लेकिन इस बात से कता नज़र अब ये, लेकिन आईजी साहब ने अगर ये कहा कि हाई वैल्यू टारगेट था, तो इसका मतलब ये इशारा उसी तरफ जाता है। इसका मतलब तो बड़ा क्लियर है। दूसरी बात यह है कि इस वाक़े की तहकीकात होती हैं उसी रात को, उसी शाम को कराची, लाहौर से कराची जाने वाली एक फ़्लाइट पे एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले पीटर जैकब पीटर नाम के शख्स को ऑफलोड कर लिया जाता है, उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और फिर पुलिस और सीटीडी उनसे पूछगिछ करती है। ये वो साहब हैं जो गाड़ी वहाँ पे काले रंग की खड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ, जिसमें धमाका खेज़ मवाद था। ये गाड़ी KPK से लाहौर ये साहब लेके आए थे। इनसे पूछगिछ हुई तो पता चला कि समीउल्लाह नाम का एक शख्स है जो कि UAE में है। उसने इन साहब को पैसे दिए थे, ये UAE में होते थे, और इन साहब को कहा था कि वो इनके भाई यानी कि समीउल्लाह के भाई से KPK में वो गाड़ी रिसीव करें और लाहौर लेके आएँ। और यहाँ पर लाहौर में उन्होंने किसी साहब को दी गाड़ी और जिन्होंने आके ये अटैक किया। तो समीउल्लाह
के जो अजीज़ हैं या भाई हैं उनके ऊपर रेड हुआ, लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। अब जो सात खातून भी गिरफ्तार हुई हैं बीच में, जी 7 के करीब अफराद बताए जाते हैं, और मुझे कराची से पता चला है कि कराची में भी कुछ अरेस्ट हुई हैं इसी कनेक्शन में। अब सवाल ये है कि हाफिज़ सईद साहब को अटैक या टारगेट कौन कर सकता है? तो मेरे ख्याल में 3 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1, हाफिज़ सईद, आपको अगर याद हो, रेमंड डेविस को गिरफ्तार किया गया था लाहौर में ही। तो रेमंड डेविस जो अपनी आखिरी मुलाकात कर रहे थे वो भी हाफिज़ सईद से मुतल्लिक़ मुलाकात कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्टर थे CIA के। बाद में जो कुछ हुआ वो मेरे और आपके सामने। हाफिज़ सईद के ऊपर अमेरिका ने हेड मनी रख रखी हुई है कि ज़िंदा या मुर्दा उनको कोई भी अगर लाएगा तो उसको इतना इनाम दिया जाएगा। नंबर 1, सस्पेक्ट नंबर 1। लेकिन मेरे ख्याल में अब अमेरिका इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए नहीं होगा क्योंकि हाफिज़ सईद साहब जेल में हैं, उनकी जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद कर दिया गया है। नंबर 2, भारतीय जो रॉ है वो बड़ी अहम है इस सारे मामले में। भारतीय रॉ का भी टारगेट रहे हैं, पर्टिकुलरली मुंबई अटैक्स 2008 नवंबर 2008 में। इसमें एक पहलू और भी हो सकता है भारतीय रॉ के हवाले से कि रॉ इसलिए भी ये कार्रवाई कर सकती है कि चूंकि उनकी फॉलोइंग तो बहुत है पाकिस्तान में, अगर उनको कोई नुकसान पहुंचता है तो पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी खलबली पैदा होगा, तो इस अनरेस्ट पैदा करने के लिए भी ये रॉ कार्रवाई कर सकती है। मैं बिल्कुल राय साहब आपसे इत्तफाक करता हूँ। तो रॉ के टारगेट पे बहुत अरसा से हैं हाफिज़ सईद, पर्टिकुलरली जो मुंबई अटैक्स हुए हैं उसके बाद से हाफिज़ सईद साहब उनके टारगेट के ऊपर। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि कुछ साल पहले गुजरांवाला में लश्कर तैयबा या जमातुद दावा के एक सीनियर रहनुमा को कत्ल कर दिया गया था, जिसकी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और पुलिस ने ये कंक्लूड किया था कि वो रॉ की कार्रवाई है। तो रॉ ने ये काम किया था, एक माजी में भी एक बंदे को टारगेट किया था जिसके ऊपर पुलिस ने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की थी। नंबर 3, वो मिलिटेंट ग्रुप्स जो कि हाफिज़ सईद साहब से खुश नहीं थे वो भी हाफिज़ सईद साहब को टारगेट कर सकते हैं। उनमें 2 जो बड़े ग्रुप हैं वो सबसे पहले तो अलकायदा है। अलकायदा हाफिज़ सईद साहब से बड़ी नाराज़ है और अरसा दराज से नाराज़ थी, और दूसरी है दाइश। दाइश भी हाफिज़ सईद साहब से नाराज़ थी। दोनों का जो इल्ज़ाम है हाफिज़ सईद साहब पे वो ये है कि ये पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के बाज़ ताकतवर हलकों के साथ मिलकर ये काम करते हैं, और इन पे ये भी इल्ज़ाम है कि हाफिज़ सईद साहब या इनकी जमात ने अलकायदा के बिलखसूस बाज़ लोगों को गिरफ्तार करवाने में भी अहम किरदार अदा किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इन तीनों में से कोई एक, और मोस्ट प्रोबेबली मेरा ये ख्याल है कि ये रॉ होगी। मेरा मोस्ट प्रोबेबल। एक और बहुत अहम वाक़या जो पिछले हफ्ते में हुआ, अहम भी कह सकते हैं, अफसोसनाक भी कह सकते हैं, पार्लियामेंटेरियन थे उस्मान काकड़। अब वो अचानक फ़ौत हो गए, फिर बहुत सारी उंगलियाँ भी उठी, सर पे चोट लगने की वजह से फ़ौत हुए, फिर बहुत सारी जिसे कहते हैं कि साजिशी थ्योरीज भी सामने आई। तो इस हवाले से क्या इतलात हैं, और फिर इसके बाद हम कुछ दीगर चीज़ों पर भी बात करते हैं। अच्छा, उस्मान काकड़ पे बात राय साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उस्मान काकड़ बलूचिस्तान के अगर सबसे ज़्यादा नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि मशहूर तरीन जो अरकान पार्लियामेंट है उसमें उस्मान काकड़ हैं। और उस्मान काकड़ क्यों ज़्यादा पॉपुलर थे? उस्मान काकड़ इसलिए ज़्यादा पॉपुलर थे कि एक तो उनका स्टैंस बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट था, दूसरा उनका स्टैंस बड़ा दलील पर मबनी होता था। पार्लियामेंट में हम जब इनसे मिलते थे मुस्कुराते थे, नौजवान थे, और मुस्कुराहट में ऐसी ऐसी बातें वो बताते थे, बलूचिस्तान के हुकूक के हवाले से बात करते थे, और जो तनकीद करते थे बहुत ज़्यादा वो इस्टेब्लिशमेंट पे करते थे। अब उस्मान काकड़ साहब की जब वफ़ात हुई है, इब्तिदा में ये खबर आई कि वो गिरे हैं और ज़ख्मी हो गए, और बाद में उनको कराची के हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ पर कुछ अरसे बाद वो फौत हो गए। फिर बाद में ये बात पता चली उनकी फैमिली की तरफ से आई कि उन पर मोस्ट प्रोबेबली अटैक हुआ है, क्योंकि उनके सर पर ज़ख्म का जो निशान है वो कोई आहनी चीज़ उनके सर के ऊपर मारी है। वो नीचे गिरे हुए तो ज़रूर थे, लेकिन जो सर पे चोट आई है वो गिरने वाली चोट नहीं है। फिर इसमें तीसरी और आखिरी बात, जो महमूद खान अचकज़ई हैं जिनकी जमात PK मैप इस सारे मामले में ज़रा जो काकड़ साहब थे उनका PK मैप से एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। तो उन्होंने जो खिताब किया, उन्होंने कहा है कि उनके पास एविडेंस है, CCTV फुटेज है, और न जाने क्या क्या कोई और एविडेंस भी है। अगर ये चंद नामालूम लोग वो आए थे जिन्होंने उस्मान काकड़ को नुकसान पहुंचाया और वो शहीद हो गए। लेकिन इसमें छोटी सी एक बात मैं ऐड करूंगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं ये सोचता था कि शायद खादम रिजवी साहब से बड़ा कोई जनाजा नहीं होगा,
हमने देखा। हम खातिम रिजवी साहब को पसंद करें ना पसंद करें, उनका बहुत बड़ा जनाजा, लेकिन उस्मान काकड़ के जनाजे ने आज तक के जितने भी रिकॉर्ड हैं मेरे ख्याल में वो तोड़ दिए हैं। कम से कम बलूचिस्तान में मैंने वैसे फ्रैंकली ज़ियाउल हक साहब का जनाजा एक बहुत बड़ा देखा था, इनका देखा है, जी। तो और मैंने जितना बड़ा उस्मान काकड़ का जनाजा देखा है, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इम्प्रेस्ड हूँ। 30 किलोमीटर लंबी लाइन, ये बड़ी मुश्किल बात होती है। तो मेरे ख्याल में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या, लेकिन इस बात का इजहार कि लोग जिस बड़ी तादाद में शरीक हुए हैं वो उस्मान काकड़ को पसंद करते थे और शायद उनके नज़रियात को भी पसंद करते थे। अच्छा, उस्मान काकड़ के बारे में उस्मान काकड़ साहब के बारे में हमने बात की, और मुझे ज़ाती तौर पर रंज इसलिए भी है कि मेरा उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, पार्लियामेंट में बड़ी मुलाकातें थीं। और बदकिस्मती ये है कि हम ये जो पंजाब साइड पे लोग हैं वो उसको डिस्कस कम करते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है, ऐसे जो हीरोज़ हैं हमारे। लेकिन एक और मामला डिस्कस करना है जो मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर करें। आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह और शरीक चेयरमैन, वो आजकल लाहौर में आ गए हैं और लाहौर में आके बड़ी सियासी मुलाकातें कर रहे हैं। आप राय साहब ये बताएं कि अंदर की खबर आपके पास क्या है इस वाले से? अंदर की खबर तो जो भी है, जो कुछ फार्मूले चल रहे हैं जो हमें इतलात मिल रही हैं, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून है और मियां नवाज शरीफ हैं वो कम से कम अब तक की जो इतलात हैं वो इन हाउस चेंज, चाहे वो मरकज़ में हो चाहे वो पंजाब, वो उस पर वो राज़ी नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब अपने तौर पे एफर्ट्स करते रहते हैं, लेकिन अभी तक उनको इस सिलसिले में कोई खातिर ख्वाह का मैं भी अपने बड़े भाई से मंजूरी के हवाले से नहीं मिल सकी है। लेकिन जो लोग ये चाह रहे हैं कि कम से कम पंजाब में ज़रूर तब्दीली आ जाए, जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के हल्के हैं, उसके हवाले से कुछ ऐसी बातें सुनने में ज़रूर आ रही हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं मानते और मुस्लिम लीग नून उसका ऐसा नहीं बनती तो नाक तो उन्होंने पकड़नी है, चाहे वो सीधी नहीं पकड़ी जाती तो वो हाथ घुमा के पकड़ लेंगे। तो इस सिलसिले में वो आसिफ अली ज़रदारी साहब को अगर पंजाब में आकर वो बैठे हुए हैं, लाहौर में वो मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ पुराने लोग पीपल्स पार्टी के दोबारा उसमें शामिल हो रहे हैं, कुछ नए लोग भी शामिल हो रहे हैं, कुछ जो PTI के टिकट होल्डर्स थे वो भी उनसे मुलाकातें उनकी हुई हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं। सुना है कि नदीम अफजल चंद भी मुलाकात करने वाले हैं उनसे। तो ये लगता है कि ये शायद उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही से भी मुलाकात की, अब चौधरी परवेज़ इलाही हो गए या आसिफ अली ज़रदारी हो गए, ये तो सारी आजकल अच्छे बच्चों की यानी कि गुड बुक्स में शुमार है। तो ये एक एफर्ट हो सकती है, एक उस प्लान की जो नाक अगर सीधी नहीं पकड़ी जा सकी तो उसको थोड़ा सा हाथ घुमा के लंबा करके पकड़ी, जब वक्त थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा लोगों को थोड़ा सा मैनेज करने में। लेकिन ये एक कोशिश हो सकती है आसिफ अली ज़रदारी को लाहौर में ला के बिठाना, और दूसरा उनको लाहौर में ला के बिठाने से एक मैसेज अब PMLN को भी देना मकसूद हो सकता है कि जी अगर आप अच्छे बच्चे बन के नहीं रहेंगे तो फिर हम दूसरी कूतों को भी पंजाब में जो दखील कर सकते हैं। आपका क्या राय है इस हवाले से? राय साहब, मेरे पास दो राय है मेरे पास, और एक मालूमात की बुनियाद पे है और दूसरी मेरी तरजीह की बुनियाद पे है। मेरा ये ख्याल है, तरजीह की बुनियाद पे मेरा ये ख्याल है कि पंजाब की हुकूमत नहीं तब्दील होगी। जो आसिफ अली ज़रदारी लाहौर में बैठे हैं वो एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा है। आने वाले 2 सालों में शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो ना तब्दील हो, लेकिन आने वाले 2 सालों में शायद मैं और आप ये देखें कि जो इलेक्टेबल्स हैं, चाहे वो PTI के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो PMLQ के हैं, या कोई किसी आज़ाद हैसियत से है, या मैं भी शायद इक्का दुक्का कोई नून लीग के भी, वो शायद उड़ कर कबूतर जो है वो पीपल्स पार्टी में जाना शुरू हो जाए। ये जो आसिफ अली ज़रदारी का लाहौर में बैठना है, ये ग्रीन सिग्नल दे रहा है, इस बात का सिग्नल कम से कम दे रहा है उन्हें या नहीं, लेकिन इस बात का उन्हें सिग्नल ज़रूर दे रहा है कि शायद उनकी किसी जगह पे कोई बात पक्की हो गई है। वो कामयाब होती है या नहीं, दैट इज़ ए सेपरेट थिंग, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि लाहौर में आसिफ अली ज़रदारी का बैठना ये एक बिगर नेशनल प्लान है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात को मैं यहीं से आगे बढ़ाऊंगा कि बिगर नेशनल प्लान है, क्योंकि ये भी कुछ सियासी तज्ज़ियेकार हैं वो उनका ये कहना है कि अगले इलेक्शन जो होना है 2023 में, उसके लिए एक किंग्स पार्टी या एक किंग्स इत्तेहाद तश्कील देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें जितने लोग प्रो इस्टेब्लिशमेंट हों उन सबको मिलाकर एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाया जाए और फिर पंजाब में मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में उस अलायंस को सामने लाया जाए। क्योंकि शहबाज शरीफ तो बज़ाहिर अभी तक अपना वो जो NOC अपने बड़े भाई से लेना चाहते हैं उसमें लेते हुए कामयाब नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास कि जी ये अगले इलेक्शनों में उनको काफ़ी ज़्यादा बड़े मार्जिन से कामयाबी मत हो गया, तो उसका रास्ता रोकने के लिए एक किंग्स पार्टी या ग्रैंड अलायंस
बनाने की जो कोशिशें हैं, आसिफ ज़रदारी साहब की लाहौर में मौजूदगी भी उसी का एक हिस्सा है। आखिरी बात एक ख़बर दूंगा, और ख़बर ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी बहुत जल्द एक अपनी सियासत में एंटी नवाज शरीफ बयानियाँ वो लेके आ रहे हैं। तो एंटी नवाज शरीफ बयानियाँ आप वाली बात की तस्दीक करता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंजाब में आएंगे और वो बयानियाँ उस बयानी पे बात करेंगे, तो फिर वो उस बयानी के मुखालिफ बातें करेंगे जो जिस बयानी के हक में नवाज शरीफ बात करेंगे। फिर बात वो मरियम वाली ठीक साबित हो जाएगी ना कि सिलेक्टेड बनने की दौड़ लगी हुई है, और अगर उसमें आ जाते तो फिर लाजिम बात है बिलावल पे भी ये इल्ज़ाम दोबारा से लगना शुरू हो जाएगा मुस्लिम लीग की तरफ से। बहरहाल हर सियासतदान की अपनी अपनी जमात है और उसकी अपने अपने जमात के टारगेट्स हैं, उनको वो अचीव करते हैं। नाज़रीन, आज के गुज़श्ता जो एक हफ़्ता था उस पर हमने जो 2-3 अहम वाक़यात हुए मुल्क के अंदर, जिनके मुल्क के अंदर भी असरात हैं, बैरून मुल्क भी असरात, उन पर बात की। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और एजाज़ सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।